नमस्ते विद्यार्थियों, बलरू मेला पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में मैं अनिल कुमार छिपा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, वो कृत्य या कार्य विश्लेषण पे बनाया था। आज का जो हमारा वीडियो है वो कृत्य या कार्य विश्लेषण का आगे का टॉपिक, अर्थात चैप्टर वही है परंतु उसके आगे का हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसी चैप्टर का। ठीक है विद्यार्थियों, तो पिछले वीडियो में कार्य विश्लेषण के बारे में पढ़ा था। कृत्य क्या होता है, कार्य विश्लेषण क्या होता है, इसके बारे में बेसिक जानकारी हमने ली थी। और आज हम इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कार्य विश्लेषण के अंग या क्षेत्र, अर्थात अगर आप किसी भी कार्य का विश्लेषण करते हैं तो उसका क्षेत्र क्या होगा, उस कार्य विश्लेषण का अंग क्या होगा, अर्थात कार्य विश्लेषण के ऐसे कौन कौन से भाग होंगे जिनकी जानकारी हमें होना परम आवश्यक है। उसके बिना हम किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये जानकारियां कहाँ से आने वाली है, कहाँ से मिलेगी हमें? ये जानकारियां हमें सूचनाओं की प्राप्ति से मिलेगी। हम क्या कार्य कर रहे हैं, उसे कैसे पूर्ण करना है, इससे हमें वो कार्य की जानकारी मिलेगी। विभिन्न व्यक्ति जो इस कार्य के अंदर पहले से कार्य कर रहे हैं, उनके पास कार्य का अनुभव है, तो उन व्यक्तियों से सलाह लेने से हमें इस कार्य के किस प्रकार से पूर्ण करना, इस कार्य को, इसका एक रास्ता मिलेगा। अब कार्य में समस्या है, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें कम से कम दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। एक तो ये कि हमें किस प्रकार का या क्या कार्य करना है, कार्य को कैसे करना है, और दूसरा ऐसे व्यक्ति जो उस कार्य को पूर्ण करने वाले हैं। हमें किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए किस टाइप की व्यक्ति चाहिए, कितने पढ़े लिखे चाहिए, कितने अनुभवशील व्यक्ति चाहिए, उनमें शारीरिक गुण कैसा होना चाहिए, उनमें बोलने की क्षमता क्या होनी चाहिए, कार्य के प्रति उसका कितना अनुभव होना चाहिए। तो इस प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए दो चीज़ें चाहिए हमें। एक तो कार्य कैसे करना है, कार्य में क्या क्या सामग्री लगने वाली है, कार्य को हम कैसे पूर्ण करेंगे, एक पार्ट तो ये हो गया। और दूसरा पार्ट क्या होगा, जो व्यक्ति कार्य को करने वाले हैं उन व्यक्तियों में क्या विशेषता होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम किसी का भी कार्य विवरण, कार्य विश्लेषण करेंगे तो उस कार्य विश्लेषण का विवरण तैयार करेंगे। तो कार्य का जो विवरण हम तैयार करते हैं, उस कार्य के विवरण को दो भागों में बांटा गया है, और उन दोनों भाग को मिलाकर ही हम इसे कार्य विश्लेषण के अंग या क्षेत्र कहते हैं। या अगर मैं ये कह दूं कि कार्य विश्लेषण का अंग और क्षेत्र क्या होगा, तो कार्य विश्लेषण के अंग और क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग ये है, एक तो कार्य विवरण, और इसका दूसरा भाग है व्यक्ति विशिष्ट विवरण। अब इन दोनों में अंतर क्या है? कार्य विवरण जो होगा वो आपको कार्य के बारे में बताएगा कि किस टाइप का कार्य है, कार्य का नाम क्या है, कार्य कैसे पूर्ण करना है, कितने कर्मचारी होने चाहिए। ये जो विवरण आपको मिलेगा, इसके अंग का जो पहला विवरण है वो कार्य विवरण कहलाएगा, जो कार्य के बारे में आपको जानकारी देगा। दूसरा, इस कार्य को करने के लिए हमें व्यक्ति विशिष्ट विवरण बनाना पड़ेगा। अगर आपके पास कार्य विवरण बन चुका है तो उसका दूसरा क्या आएगा विद्यार्थियों, व्यक्ति विशिष्ट विवरण, अर्थात जो आपने कार्य बनाया है उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको किस टाइप के व्यक्तियों की आवश्यकता होने वाली है। तो उन व्यक्तियों का जब विवरण तैयार करोगे तो वो जो विवरण होगा वो कहलाएगा व्यक्ति विशिष्ट विवरण। तो इस प्रकार से कार्य विश्लेषण के जो अंग है, कार्य विश्लेषण के जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है कार्य विवरण, जो आप कार्य करोगे इसका विवरण तैयार करना, और दूसरा है
व्यक्ति विशिष्ट विवरण, अर्थात उन कार्य को पूर्ण करने के लिए आपको किस टाइप के व्यक्ति चाहिए, वो व्यक्ति जो होंगे उनका विवरण तैयार करना, वो कहलाएगा व्यक्ति विशिष्ट विवरण। तो इनके कुछ पॉइंट है, तो एक बार इनकी परिभाषा या अर्थ देख लेते हैं, इनका अर्थ क्या होगा। अगर हम चालू करते हैं, पहला कार्य विवरण के क्षेत्र या अंग का हम पहला पढ़ रहे हैं, कार्य विवरण, इसका अर्थ क्या होगा हम देख लेते हैं। कार्य विवरण एक व्यवस्थित एवं कार्य विवरण एक व्यवस्थित एवं लिखित किसी कार्य विशेष के संबंध में की जाने वाली क्रियाओं एवं दायित्वों का विवरण है। अर्थात ये कह रहा है कि आप किसी कंपनी में कोई कार्य करने वाले हो, उस कार्य को करने के लिए आपकी व्यवस्थित और लिखित रूप में आप जो कार्य करोगे इसको लिखना है, इसको व्यवस्थित करना है, और इस कार्य को करने का दायित्व किसका होगा, उस दायित्व का संपूर्ण विवरण बनाना ही कार्य विवरण कहलाता है। तो अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो ये कंफ्यूजन इनमें उल्लेखित बातें जो होगी उन बातों में लिखा हुआ होगा। अर्थात जब आप कार्य का विवरण बनाते हो तो आपको कार्य के विवरण में किन किन चीज़ों का समावेश करना है, आप कार्य विवरण में क्या क्या लिखोगे, क्या क्या आपको कार्य विवरण में लिखना है, ये हम इनके उल्लेखित बातों को पढ़ने वाले। तो देखेंगे विद्यार्थियों, कार्य विवरण जो है उसमें हमें क्या क्या लिखना है। तो पहला पॉइंट है इसका कि हम क्या लिखेंगे, इसमें कार्य का नाम या उपनाम या कोड संख्या लिखेंगे। अर्थात जो बड़ी संख्या होती है, जो बड़ी कंपनी होती है, वो कार्य का नाम लिखकर कार्य का कोड लिख देती है। जैसे कोई कंपनी उत्पादन कर रही है तो वो दे देगी इसका नाम P1, ऐसा दे सकती है। कोई कंपनी मार्केटिंग करता है, सेलिंग करती है, मार्केटिंग करती है, तो इसका नाम दे देगी S1, सेलिंग का S1। इस प्रकार से कोड भी दे सकते हैं। और इसके अलावा कार्य का नाम जो होगा वो कार्य का नाम तो हमें देना ही है, कार्य का नाम भी आप लिख सकते हैं। और यदि किसी कार्य को किसी विशिष्ट क्षेत्र में किसी अन्य नाम से बुलाया जाता है तो उसका हम उपनाम या अन्य नाम भी लिख सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसी वस्तु को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, किसी कार्य को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, और किसी अन्य राज्य में किसी कार्य को दूसरे नाम से बुलाया जाता है। तो यहाँ पर हमें कार्य का मूल नाम भी लिखना है, और मूल नाम अगर आप लिखते हो, अगर वो समझ में नहीं आता है वहाँ के जनता को, तो उनके क्षेत्र में उस कार्य को क्या बोला जाता है, उसका उपनाम भी लिख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, इसका अगर आप उदाहरण लेना चाहें तो ले सकते हैं। जैसे राजस्थान में हम खाने में डालने वाली चीज आती है उसको नमक कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से अगर हम गुजरात की बात करें तो नमक को वहाँ पर नमक नहीं कहते, गुजराती लैंग्वेज में इसको मीठू कहते हैं। मीठू, ये होता है मिट्ठू नहीं, मीठू, इसको मीठू कहते हैं। तो वहाँ पर आपको अगर कार्य करवाना है तो नमक तो आपको लिखना ही है कि नमक का कार्य है। नीचे अगर गुजरात में करवाना है तो आपको उपनाम में ये मीठू नाम भी लिखना होगा। तो इस प्रकार से हम कार्य का नाम, उपनाम और कोड भी डाल सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं हम। हमारा दूसरा पॉइंट है कार्य श्रेणी, अर्थात ये कौन सी श्रेणी का कार्य है। किसी भी कार्य को विभिन्न श्रेणियों में पूर्ण किया जा सकता है। ये कौन सी श्रेणी का कार्य है उसमें आपको कार्य विवरण में लिखना होगा। आगे विभाग, उपविभाग का नाम, तो जो कार्य जिस विभाग का है
उस विभाग का उस कार्य विवरण में नाम लिखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है, हम उस विभाग का नाम ही नहीं लिखते। जब हम उस विभाग का नाम नहीं लिखते तो वो पेपर जो है, कार्य विवरण जो है, पूरे कंपनी में इधर के उधर फिरता रहता है, क्योंकि ऊपर विभाग का नाम नहीं है, वो किसको दे। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए उस कार्य का विभाग होगा, जो विभाग का नाम, और उप विभाग होगा तो उप विभाग का नाम लिखना आवश्यक है। चौथा पढ़ते हैं विद्यार्थियों, कार्य की दशाएं। अब कार्य की दशाएं क्या होगी, उस कार्य की दशाओं को भी हमें कार्य विवरण में लिखना होगा। आगे विद्यार्थियों, कर्मचारियों के कार्य, कौन सा कर्मचारी क्या कौन सा काम करेगा, या कितने कर्मचारी क्या काम करेंगे, तो उनका कर्मचारियों के कार्य भी इसमें लिखने होंगे। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए हमें मशीनें कितनी चाहिए, या कौन सी मशीनें चाहिए, कौन से औजार चाहिए, सामग्री कौन कौन सी चाहिए, इसके बारे में भी आपको कार्य विवरण में पहले से लिखना होगा, जिससे कि आपका समय नष्ट ना हो। आप कार्य करने जाओ और आपको पता है कि ये औजार है ही नहीं, आप औजार लेके आओगे, तब तक मजदूर बैठे रहेंगे, उनको तो सैलरी देनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए, लागतों को कम करने के लिए, समय का सही उपयोग करने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमें पहले से एक कार्य विवरण बना लेना चाहिए। सातवां आता हमारे पास पर्यवेक्षक। पर्यवेक्षक का मतलब होता है निरीक्षण करता। अगर किसी कार्य को आपने कार्य विवरण बना दिया है और कार्य विवरण बनाने के बाद में से दे दिया है, तो वो व्यक्ति सही काम नहीं कर रहे हैं, तो उनकी कार्य की देखरेख के लिए कि वो कार्य सही प्रकार से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें एक निरीक्षक अर्थात पर्यवेक्षक की आवश्यकता होती है, जो कार्य को देखता है, कार्य की देखरेख करता है। आगे देखेंगे विद्यार्थियों, कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व, अर्थात जो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण करने वाले हैं, जो हमने कार्य लिए हैं, कोई व्यक्ति उस कार्य को अगर पूर्ण करने वाला है, तो उन कर्मचारियों का, उन अधिकारियों का अधिकार क्या होगा, उनका दायित्व क्या होगा, वो भी हमें कार्य विवरण में लिखना होगा। क्योंकि इस प्रकार से तो कार्य अगर बढ़िया हो रहा है तो सब ये चाहेंगे कि मुझे श्रेय मिले, लेकिन कार्य अगर खराब हो जाता है या बिगड़ जाता है तो उसका दायित्व भी होना चाहिए कि ये कार्य किसने किया है। तो इसलिए वहाँ पर हमें अधिकार भी लिखना होगा, दायित्व भी लिखना होगा। तो ये हमारा कार्य विवरण अर्थात कार्य विश्लेषण का जो अंग पढ़ रहे हैं, उसका पहला भाग जो है, हमारा पहला पॉइंट जो है कार्य विवरण, ये पूर्ण हो चुका है। अब विद्यार्थियों इसके दूसरे भाग की तरफ जाएंगे हम। दूसरा भाग है व्यक्ति विशिष्ट विवरण, अर्थात एक व्यक्ति में या कार्य को करने वाले विभिन्न व्यक्तियों में क्या क्या गुण होने चाहिए। अब हम वो पढ़ने वाले, तो ज़्यादा समझ लेते हुए इसका अर्थ पढ़ते हैं हम। अर्थ के बारे में 2 लाइनें लिखी हुई है, मैं इसको बोलता हूँ, हो सकता है आपको वीडियो में साफ दिखाई ना दे, तो इसको मैं एक बार बोलूँगा, आपको केवल ध्यान लगा के सुनना है, ठीक है विद्यार्थियों, समझना भी है। हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब निकलता है, उस मतलब को आपको समझना है, उसके बाद में आप पूरी लाइन को समझेंगे, ठीक है विद्यार्थियों। देखेंगे एक बार, मैं अर्थ पढ़ने वाला हूँ व्यक्ति विशिष्ट विवरण का, अर्थात दूसरे भाग का। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। व्यक्ति विशिष्ट विवरण किसी कार्य को करने के लिए न्यूनतम स्वीकृत आवश्यक मानवीय गुणों का विवरण है। अर्थात इस सीधा सा कह रहा है कि किसी कार्य को, अर्थात वो कार्य जो स्वीकृत हो चुका हो, जो कार्य स्वीकृत हो चुका हो, उस कार्य को करने के लिए एक मनुष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक सामान्य मनुष्य जो व्यक्ति ये कार्य करना चाहता है, उन कार्य को करने के लिए व्यक्तियों में क्या क्या गुण होने चाहिए, उन गुणों का विवरण जो होगा, उन गुणों का विवरण ही व्यक्ति विशिष्ट विवरण कहलाएगा। तो देखेंगे इनमें हम किन किन चीजों को सम्मिलित करेंगे। तो उसमें उल्लेखित बातों को देखते हैं कि हम
व्यक्ति विशिष्ट विवरण में कौन कौन सी बातों का उल्लेख करेंगे, जो मुख्य बातें हैं उनको हम देख रहे हैं। इसका पहला पॉइंट है शारीरिक गुण, अर्थात एक व्यक्ति विशिष्ट विवरण में शारीरिक गुण का होना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति जिस प्रकार का काम करता है उसे उसी प्रकार का दिखना जरूरी है। अगर एक डॉक्टर जो है सामान्य मजदूर की ड्रेस पहन के बैठता है तो रहेगा तो डॉक्टर ही, परंतु सामने वाले व्यक्ति जो मरीज आएंगे उनकी मनोभावनाओं में आपको अंतर देखने को मिलेगा, और ये फैक्ट है। तो यहाँ पर शारीरिक गुण भी होने चाहिए। एक मोटा सा व्यक्ति है जिसमें बहुत सारा फैट जमा हो, उसे आप किसी क्लब का फिटनेस ट्रेनर जो होता है वो नियुक्त कर देते हो, तो क्या वो उसको संभाल पाएगा? उसके लायक है? वो नहीं होगा उसके लायक। इसलिए व्यक्ति को वैसा ही कार्य, उसके शारीरिक जो गुण है वो भी होने चाहिए। बलिष्ठ होना चाहिए, दिखने में ठीक होना चाहिए। अगर कार्य को देखकर होना चाहिए वो कि व्यक्ति कैसा होना चाहिए, वो कार्य पे डिपेंड करता है। इसका दूसरा गुण है विद्यार्थियों उचित शिक्षा, स्वस्थ मानसिकता वाला होना चाहिए। अर्थात किसी कार्य को करने के लिए उस कार्य में कितनी शिक्षा की आवश्यकता है, कम से कम जो शिक्षा की आवश्यकता होगी उतनी शिक्षा उसके पास होनी चाहिए। और शिक्षा के साथ 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 उसमें स्वस्थ मानसिक व्यक्ति होना चाहिए। उसका मस्तिष्क जो है वो सही रूप से कार्य करने वाला होना चाहिए। अर्थात कहने का दूसरा मतलब यह है मंद बुद्धि का व्यक्ति या पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए। हम उनको किसी अन्य कार्य में लगा सकते हैं अगर आवश्यकता हो तो, परंतु जो कार्य हम जिन व्यक्तियों से करवा रहे हैं उनमें उचित शिक्षा का होना जरूरी है और स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है। ये डिपेंड कार्य पे करेगा। ठीक है विद्यार्थियों। तीसरा है प्रशिक्षित और सतर्क होना चाहिए। किसी व्यक्ति को कार्य दे रहे हो, उसने कभी वो कार्य किया ही नहीं है, तो उस कार्य को वो नहीं कर पाएगा, या करेगा भी तो आधा अधूरा करेगा या सही रूप से उसको नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए क्या करना है कि प्रशिक्षित व्यक्ति को लेना है जो उस कार्य को कर सके। पहले उसने कार्य किया हो, इसके बारे में प्रशिक्षण लिया हो, उस व्यक्ति का क्या करेंगे? चयन करेंगे। अब व्यक्ति का आपने चयन कर लिया है, अनुभवशील व्यक्ति है, प्रशिक्षित व्यक्ति है, परंतु अगर वो सतर्क नहीं रहता है, अगर वो सतर्क नहीं रहता है तो ऐसी स्थिति के अंदर उसका एक प्रशिक्षण और ज्ञान किसी काम का नहीं होगा। क्योंकि काम करने के बाद में कई कार्य ऐसे होते हैं जिससे हम सुधार नहीं सकते, तो उसका प्रशिक्षण वहां पर काम नहीं आने वाला है अगर वो सतर्क नहीं रहेगा। तो सतर्कता और प्रशिक्षण वो दोनों साथ साथ चलेंगे। ठीक है विद्यार्थियों। चौथा है उसमें चातुर्य और वाक शक्ति होनी चाहिए। अर्थात उसमें इतना चातुर्य तो होना चाहिए कि किसी कार्य को सही रूपरेखा से सही समय पर और सही तरीके से हम कैसे करवा सके, कम से कम इतना चातुर्य होना जरूरी है। कोई महान व्यक्ति हो ऐसी आवश्यकता नहीं है, वो व्यक्ति उस कार्य को सही रूपरेखा से कर सके, इतना चातुर्य उस व्यक्ति में होना आवश्यक है। अगला विद्यार्थियों इसी का ही चौथे का है वाक शक्ति। अर्थात वो किस व्यक्ति से किस प्रकार से बात करे ताकि वो व्यक्ति उस कार्य को सही ढंग से कर ले या सही तरीके से कर ले, सही समय पर कर ले। तो कैसे भी उन व्यक्तियों को समझाए, तो उसमें एक वाक अर्थात बोलने का जो तरीका है वो भी उस कार्य के प्रति अच्छा होना चाहिए। क्योंकि मतलब एक ये सबका कि हम कम लागत पर बड़े से बढ़िया चीज बनाकर समाज को उस वस्तु को उपयोग करने के लिए दे दें और कंपनी को उससे लाभ प्राप्त हो। इसका पांचवा विद्यार्थियों कार्य अनुभव। किसी भी कार्य को करने से पहले हमें उस कार्य के जो पहले जिन व्यक्ति ने कार्य किया है उनका अनुभव भी उस कार्य के लिए सही और अच्छा साबित होता है। अर्थात अगर कोई अनुभवशील व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो उस कार्य को कम लागत पर कम समय में सही रूपरेखा से कर सकता है। और कोई व्यक्ति ऐसा जो फ्रेशर है उसे कुछ नहीं आता, अगर आप उससे वो काम करवा रहे हो, माल भी खराब हो जाएगा, समय भी ज़्यादा लगेगा
और लागत भी ज़्यादा आने वाली है। और चलो इन चीज़ों को हम छोड़ते हैं, क्योंकि मार्केट में आपका नाम खराब हो जाएगा, मार्केट में आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, तो सीधा सीधा आपका लाभ तो कम होगा ही होगा, परंतु मार्केट में जो आपकी कंपनी का नाम जो है वो नाम डूब जाएगा। लाभ तो हम अगले साल और कमा लेंगे, लेकिन तो नाम डूब चुका है आपकी कंपनी का। किसी व्यक्ति ने अगर ये कह दिया कि ये जो वस्तु है इसमें डिफेक्ट है, और किसी व्यक्ति ने सुन लिया, तो आपकी कंपनी पर इसका असर पड़ने वाला है सीधा सीधा। अधिकार एवं दायित्व देखेंगे, यहाँ पर कर्मचारियों के अधिकार एवं दायित्व थे, और यहाँ पर विभिन्न व्यक्ति जो काम करने वाला है उनके अधिकार एवं दायित्व है। तो इनको भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिन व्यक्तियों को आप अधिकार दे रहे हो, जिन व्यक्तियों को आप उत्तरदायित्व संभाल रहे हो, दे रहे हो, क्या वो व्यक्ति उस कार्य के लिए ठीक है या नहीं है? क्या वे अपने अधिकार का उपयोग करते हुए कार्य को सही रूपरेखा से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? या किसी प्रकार का गलत कार्य हो जाता है, क्या अपने दायित्व का निर्वहन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे? आगे देखते हैं विद्यार्थियों, सामाजिक कार्य वैवाहिक वातावरण, अर्थात उस व्यक्ति का सामाजिक वातावरण कैसा है, ये भी डिपेंड करता है किसी कंपनी पर। उसका चरित्र कैसा है, व्यक्ति समाज में किस प्रवृत्ति का है, तो ये भी किसी कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है। इसका कार्य, वो किस प्रकार का कार्य करता है, कैसे वो कार्य करेगा, तो ये भी हमें व्यक्तिगत विशिष्ट विवरण में लिखना होगा। वैवाहिक वातावरण, वैवाहिक वातावरण का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति अगर विवाहित है तो घर में उसकी स्थिति कैसी है। अगर वो परिवार के साथ रहता है, परिवार में शांति है, अनुभवशील व्यक्ति कार्य करते हैं, जिनका सामाजिक चरित्र अच्छा होता है, जिनकी बुनियादी शिक्षा अच्छी होती है, तो सामान्यतः उनके जो बच्चे जो होते हैं, उनके जो बालक जो होते हैं, वो भी उनके परिवार की तरह होते हैं। उनका चरित्र, उनकी संस्कृति भी फिर वैसी होती है। तो हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए, अगर व्यक्ति का चरित्र और वैवाहिक स्थिति अगर बहुत अच्छी बढ़िया है या अच्छी भी है, तो उसका जो माइंड होगा उस कार्य के प्रति फ्रेश होगा, वो स्वस्थ मस्तिष्क से उस कार्य के प्रति ध्यान दे पाएगा, एकाग्रता से उस कार्य को कर पाएगा। परंतु घर के अंदर गृह क्लेश है, तो उसका आधा ध्यान घर पे रहेगा और आधा ध्यान कार्य पर रहेगा, नहीं तो पूर्ण रूप से कार्य को सही तरीके से कर पाएगा और न ही वो घर की तरफ कोई कार्य सही रूप में कैसे कर पाएगा। इस चीज़ों को विशेष हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे देखते हैं भावनात्मक गुण। ये कहा जाता है कि बिजनेस में भावनाओं को ध्यान में नहीं रखना है। कार्य के सामने कहावत सुनिए कि एक कहावत है, मारवाड़ी में कहावत है कि कबड्डी में काका जी का क्या काम। मतलब ये है जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें सगे संबंधी भाई रिश्तेदारों को नहीं देखना है, काम के वक्त नहीं देखना है, परंतु जब आपको मार्केटिंग करनी हो तो वहां पर उसका ये भावनात्मक गुण है, ये बहुत काम आता है कि सामने वाले व्यक्ति की कैसी भावना है कार्य के प्रति, वो प्रोडक्ट के बारे में क्या सोचता है, उनकी भावनाओं को पढ़ना, उनके विचारों को पढ़ना और उनका सॉल्यूशन करना। क्या ऐसी शक्ति, ऐसी विशिष्टता उस व्यक्ति में है क्या जिसको आप कार्य देने वाले हो। तो इस प्रकार से व्यक्ति विशिष्ट विवरण में हम इन निम्न 8 पॉइंटों को हम सम्मिलित करते हैं और इसी प्रकार से कार्य विवरण में हम इन 8 पॉइंट को सम्मिलित करते हैं, अर्थात 8 पॉइंट इधर है, 8 पॉइंट इस तरफ है। किताब में इससे कुछ ज़्यादा पॉइंट दे रखे हैं, लेकिन किताब के अंदर जो पॉइंट ज़्यादा दे रखे हैं, हमने एक ही पॉइंट में बहुत सारे गुण या पॉइंट समाहित कर लिए। तो आप इन चीज़ों को लेके कंफ्यूज मत होना। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।